नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक नई सीरीज जो कि एनसीईआरटी हिस्ट्री कक्षा 6 से शुरू होती है। हालांकि इससे पहले मैं 12th की एनसीईआरटी के 10 चैप्टर पढ़ा चुका हूं, लेकिन आज बिल्कुल बेसिक से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन यहां पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही एडवांस लेवल की चीजें भी शामिल करने वाला हूं। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एनसीईआरटी कक्षा 6 में दिए गए हैं और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे लगता है कि इसके साथ शामिल करके इसको और बेहतर बनाया जा सकता है, तो उन सब बातों को ऐड करते हुए ही मैं इस सीरीज को चलाऊंगा। किताब हमारी ये है हमारे अतीत भाग 1। राजस्थान में इसका इस प्रकार का कवर आता है, राजस्थान के स्कूलों में यही चलती है आजकल। और आप सीबीएसई की किताब देखेंगे तो उसमें जो मूल एनसीईआरटी की किताब है उसका कवर चेंज है, बाकी सेम है। हमारे अतीत भाग 1 सभी वही चैप्टर हैं, पेज टू पेज, लाइन टू लाइन एकदम सेम किताबें हैं। तो ये किताब हम शुरू करने जा रहे हैं और इसका पहला चैप्टर है क्या, कब, कहां और कैसे। तो जैसा कि आप इतिहास में शुरू करते हैं, आपको प्राचीन काल में मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर शुरू करते हुए किताबों में बताया जाता है। तो हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो भी शुरुआत कुछ इसी प्रकार से होगी। तो भारत के इतिहास के संबंध में जब भी आप पढ़ते हैं तो आप सिर्फ भारत का इतिहास नहीं पढ़ते, आप भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास पढ़ते हैं। आपको पाकिस्तान के बारे में भी जानना होगा, आपको बांग्लादेश के बारे में भी जानना होगा, आपको बर्मा के बारे में भी जानना होगा, नेपाल के बारे में भी जानना होगा। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है, जिसको इंग्लिश में हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, उसका इतिहास हम पढ़ते हैं। क्योंकि 1947 से पहले का भी हम देखेंगे तो भारत वो नहीं है जो 1947 के बाद का है। उससे पहले पाकिस्तान का रीजन भी इसमें शामिल था, इससे पहले उसमें बांग्लादेश का रीजन भी शामिल था। और इसके अलावा भी आप जैसे अंग्रेजों के समय की बात देखेंगे तो आपको अफगानिस्तान के बारे में भी बार बार में पढ़ना पड़ेगा, आपको नेपाल के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, आपको बर्मा के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप के सभी देशों का मिलाकर ये एक इतिहास है जिसको हम भारत के इतिहास के रूप में पढ़ते हैं। चाहे आप प्राचीन पढ़ें, चाहे मध्यकालीन पढ़ें, चाहे आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ें। तो एक तो भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश शामिल करेंगे आप। श्रीलंका भी कर लिया जाता है, हालांकि टेक्निकली वो थोड़ा सा अलग है और समुद्र के द्वारा डिवाइडेड है वहां पर, लेकिन श्रीलंका को भी शामिल कर लेते हैं। कई बार आपको किताबों में मालदीव्स का नाम भी मिल जाता है। जो दक्षिण एशिया में आते हैं उनको सबको शामिल कर लेते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर हम इतिहास की बात कर रहे हैं, हम या भूगोल की बात नहीं कर रहे। लेकिन शुरुआती तौर पर आपको भौगोलिक जो अवस्था है भारत की, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब चूंकि आज ये पहला चैप्टर है तो इसमें थोड़ा सा मैं विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक जो शुरुआती हमारा पहला चैप्टर है, उसके बाद में दूसरे चैप्टर में आपको पूरा पाषाण काल के बारे में, क्योंकि ये 6ठी कक्षा की किताब है देखिए, और 6ठी कक्षा के हिसाब से इसमें चीज़ों को बताया गया है कि पांडुलिपि क्या होती है, इतिहासकार इतिहास कैसे लिखते हैं, स्रोत किसे कहते हैं, अभिलेख किसे कहते हैं, पुरातत्वविद किसे कहते हैं, है ना। इस प्रकार से भारत के जो भौगोलिक अवस्था है उसके बारे में बताने की कोशिश की गई है। भारत का एक मैप दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बातें बताने की कोशिश करूंगा। मैं सिर्फ इसमें देखूंगा कि भाई कौन सा क्या दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग जो जरूरी बातें हैं वो मैं इसमें शामिल करूंगा। तो पहले तो आप ये देखिए कि इतिहास में जो बेसिक जो शुरुआत है वो आप समझते हैं कि नहीं है। जैसे कि आपको प्रागैतिहास के बारे में पता है क्या? आपको आद्य इतिहास के बारे में पता होना चाहिए और आपको इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। प्रागैतिहास क्या होता है? वह काल जिसमें लेखन कला है वो विकसित नहीं हुई होती, यानी उसके आपको कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिलते, वो सब शामिल होगा प्रागैतिहास में। ठीक है, तो पाषाण काल से संबंधित जो भी हमारी बातें हैं वो सारी प्रागैतिहास में आ जाएंगे। दूसरे नंबर पर आता है आद्य इतिहास। इसमें वो इतिहास आता है जिसमें लेखन कला, उसकी जो लिखित जानकारी है वो या तो उसकी जो लिपि है वो हम पढ़ नहीं पाए हों। इसका उदाहरण हो जाएगा हमारी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इसकी जो लिपि है वो हम पढ़ नहीं पाए हैं। कुछ विद्वानों ने कहा है कि उन्होंने पढ़ लिया है, लेकिन वो शक के दायरे में है, तो अभी तक यही माना जाता है कि इसको नहीं पढ़ा गया है। दूसरी इसमें आती है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में जैसा कि आप जानते हैं उनकी मौखिक प्रणाली चलती थी, उनके जो वेद वगैरह है, उनका जो भी साहित्य है वो सारा का सारा मौखिक प्रणाली पर चलता था और उनको बाद की शताब्दियों में लिखा गया। तो वैदिक साहित्य इसमें क्यों शामिल है? आद्य इतिहास में वो भी शामिल होगा जिस काल का इतिहास हमें लिखित रूप में उस काल के लोगों द्वारा तो नहीं मिलता, लेकिन उस काल की किन्हीं अन्य सभ्यताओं के द्वारा या बाद के काल में जिसके बारे में लिख दिया गया हो, वो भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। देखिए, वैदिक सभ्यता के लोगों ने कुछ लिख के नहीं छोड़ा, लेकिन उस काल में जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उनके साथ इनके कॉन्टेक्ट थे, तो वहां पर इस सभ्यता के बारे में थोड़ा कुछ अभिलेखों में हमें वर्णन मिल जाता है।
इसके अलावा क्योंकि ये मौखिक परंपराओं पर चलते थे, इनकी जो ऋग्वेद वगैरह है या जो और इनके जो लिटरेचर है इनका, वो हम देखते हैं कि बाद के काल में लिखित रूप में लिख दिया गया। तो ये भी आद्य इतिहास में शामिल होगा। और जो जिसका हमें लिखित इतिहास मालूम है, जो लिपि हम पढ़ चुके हैं, वो सारा का सारा हम इतिहास में शामिल करेंगे। तो ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो पहले चैप्टर की भी हैं, दूसरे की भी हैं, तीसरे की भी हैं, चौथे की भी हैं, लेकिन चूंकि अलग अलग इनको हम बांटकर नहीं देख सकते, तो समग्र रूप में मैं आपको थोड़ी सी बातें समझाने की कोशिश करूंगा। फिर मैं इस चैप्टर को भी पढ़ाऊंगा। प्रागैतिहास, इसमें देखिए आप स्टोन एज पढ़ते हैं, पाषाण काल, और पाषाण काल को भी जब आप देखते हैं तो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल, और एक है नव पाषाण काल। और फिर इस पूरा पाषाण काल के भी 3 हिस्से हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब शब्द तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी थोड़ी सी डेटिंग भी हमें पता होना चाहिए। पाषाण काल की आप बात करेंगे तो आपको पूरा पाषाण काल है वो कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा 5 लाख वर्ष पहले से, कहीं पर लिखा होगा 2 लाख वर्ष पहले से, कहीं पर लिखा होगा 20 लाख वर्ष पहले से। वो अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं कि कब वहां पर मानव की बसावट थी, कब किस काल में वहां पर पत्थर के औजार मिले हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताऊं तो एनसीईआरटी में दूसरे चैप्टर में दिया गया है कि जो पाषाण काल है उसमें पूरा पाषाण काल, जो सबसे पहला ही पहला है पूरा पाषाण काल, ये 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक का दिया गया है। 10 नहीं, सॉरी, इसको 12 लिखेंगे हम। क्यों, मैं अभी बता रहा हूं, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। 12,000 वर्ष पूर्व। देखिए, जब आप 12,000 वर्ष पूर्व लिखते हैं तो यानी आप कह रहे हैं कि 12,000 साल पहले। ये और ये सेम है, इसी को हम लिख सकते हैं 10,000 ईस्वी पूर्व। 10,000 ईस्वी पूर्व का मतलब हो गया, ईस्वी में हम 2022 में चल रहे हैं, तो 2000 साल मोटा मोटी माने तो 2000 साल तो ये हो गई, और उससे पहले आप ईस्वी पूर्व में 10,000 साल जाएंगे तो वो 12,000 वर्ष पूर्व ही हो जाएगा। अभी जैसे पहले चैप्टर में इसमें बीसी और एडी क्या है, या जो सीए और बीसीए क्या है, उन सब के बारे में भी मैं डेटिंग के बारे में बताऊंगा। एकदम बेसिक से आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, 12,000 वर्ष पूर्व और 10,000 ईस्वी पूर्व एक ही बात है, क्योंकि 10,000 ईस्वी पूर्व भी करेंगे तो कितने साल हो जाएंगे पहले? 12,000 साल पहले। तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहां पर दिया गया है। इसके बाद में यहां पर आप देखते हैं इसका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की डेट क्या हो जाएगी? ईस्वी पूर्व में भी लिख रहा हूं अब, 10,000 ईस्वी पूर्व से, और आप लिखेंगे इसको 6,000 ईस्वी पूर्व तक, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 6,000। और 6,000 ईस्वी पूर्व के बाद का जो समय है यह आपका नवपाषाण काल में आता है। तो इस प्रकार से डेटिंग थोड़ी सी आपके माइंड में होनी चाहिए। ये ईस्वी पूर्व और 1000 वर्ष पूर्व, या एक बिफोर प्रेजेंट भी शब्द आता है, इन सब के बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के 3 चरण आप देख सकते हैं। एक तो जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धौलावीरा, इस प्रकार के जो नगर विकसित हुए वहां पर, उन नगरों का जो एग्जैक्ट काल है वो लगभग आपकी जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है वो 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक का समय है। 2600 ईस्वी पूर्व से। अब इस काल को कहते हैं, आप हड़प्पा जो सभ्यता बोलते हैं वो यही काल है। इसको आप सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं। लेकिन इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो सभ्यता का नाम उस स्थान से लिया जाता है जिसकी सबसे पहले खुदाई हुई हो। तो सबसे पहले खोजा गया स्थान वो हड़प्पा है, तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अब ये जो हड़प्पा सभ्यता का काल है 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व, इसको विकसित हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इस काल को विकसित हड़प्पा सभ्यता, या इसको परिपक्व हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, या इसको नगरीय हड़प्पा सभ्यता का काल कहते हैं। इससे पहले का जो काल है लगभग आप मान सकते हैं 3200 से 2600 ईस्वी पूर्व का, 3200 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व का, वो प्राक हड़प्पा सभ्यता, उसको बोलते हैं प्राक हड़प्पा सभ्यता। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। और फिर इसका जो ये जो मेन हड़प्पा सभ्यता जिसमें इसके नगरों का विकास होता है वो 2600 से 1900 हो गई। और इसका उत्तर हड़प्पा सभ्यता, यानी इसके बाद का काल, उत्तर हड़प्पा सभ्यता, यह है हमारा 1900 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व तक का काल।
ये डेटिंग आपको थोड़ी सी माइंड में होनी चाहिए। यानी जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो आपके दिमाग में इतना तो होना चाहिए कि हम कितने साल पहले की बात कर रहे हैं। फिर बात आती है वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता, इसको देखिए दो भागों में आप बांट सकते हैं। एक तो है ऋग्वैदिक, इस काल में ऋग्वेद की रचना होती है और ये आपका समय है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व का समय। ठीक है, हैंडराइटिंग में मत जाइए आप, मेरी बातें सुनिए। फिर इसके बाद के जो काल है इसको हम कहते हैं उत्तर वैदिक सभ्यता। यह है आपका 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का समय। 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है वो उत्तर वैदिक काल है। 1000 ईस्वी पूर्व आप एक इस प्रकार से मान सकते हैं कि यहां पर भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग मुख्य तौर पर शुरू हो जाता है। तो इसके बाद में, जैसे ये पहले ऋग्वैदिक सभ्यता है वो ज्यादातर पशुपालन पर आधारित है, तो वहीं उत्तर वैदिक सभ्यता है उसमें खेती का प्रसार बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये 600 ईस्वी पूर्व तक अब आ गए। अब यहां तक आते आते, जैसे कि इस चैप्टर में भी दिया गया है, आपको भारत के इतिहास में 2 बार अर्बनाइजेशन दिखेगा, यानी शहरीकरण। पहला शहरीकरण आपको हड़प्पा सभ्यता के दौरान दिखता है, जिसमें आपने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों के बारे में काफी बार सुना हुआ आपने। अब उसके बाद में दूसरा नगरीकरण का काल। अब पहला नगरीकरण का काल कब हो गया? हड़प्पा सभ्यता के लगभग आप मानेंगे तो 4700 ईस्वी पूर्व, जैसा कि इस चैप्टर में भी दिया गया है। 4700 साल पुराना, ईस्वी पूर्व नहीं, 4700 साल पूर्व, 4700 वर्ष पहले, यानी लगभग आप मान सकते हैं 2600 ईस्वी पूर्व या 2500 ईस्वी पूर्व के आसपास का समय दिया गया है। दूसरा लगभग 2500 वर्ष पहले दूसरा जो शहरीकरण है। देखिए ये शहरीकरण कहां होता है? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास में। फिर दूसरा शहरीकरण का काल आता है आपका 600 ईस्वी पूर्व के आसपास, यानी लगभग आप बात करेंगे तो 2500 साल पुरानी बात है। ये आपका गंगा और उसकी सहायक नदियों के आसपास, जहां पर आप मगध का उत्कर्ष देखते हैं, जहां पर आप महाजनपदों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उस दौरान भारत में दूसरा नगरीकरण देखने को मिलता है, यानी दोबारा शहरों का विकास हमें देखने को मिलता है। पहला तो हड़प्पा सभ्यता, जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का काल है, उस दौरान है। फिर बाद में उन शहरों का मतलब आप कह सकते हैं वो नष्ट हो गए, और उसके बाद में दोबारा हमें जो शहर देखने को मिलते हैं वो 600 ईस्वी पूर्व के आसपास देखने को मिलते हैं। तो ये मुख्य मुख्य बातें आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है। अभी मैं क्या और बता रहा था इसके अंदर कि जैसे प्रागैतिहास, आद्य इतिहास, इतिहास, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता के इन चरणों के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में मैंने आपको बताया। अब 600 ईस्वी पूर्व के आसपास, जैसे अपनी इस किताब में दिया गया है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है, तो उस मगध के बारे में बात करने से पहले मैं इस किताब में हम देख लेते हैं कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसके हिसाब से हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए इस किताब में दूसरे पेज पर इस चैप्टर के एक मैप दिया गया है इंडिया का, या इंडियन सबकॉन्टिनेंट का आप मान सकते हैं। उस मैप में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि इंपॉर्टेंट स्थान प्राचीन काल में कौन कौन से हैं, जहां पर शुरुआत में खेती की शुरुआत हुई। जैसे आप बलूचिस्तान प्रांत देखेंगे, मेहरगढ़ वाला जो इलाका है जहां पर खेती के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं, जहां पर गेहूं और जौ की खेती होती थी, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़। इसके अलावा इसमें बार बार विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित किया गया है कि आप जैसे विंध्य क्षेत्र जो है, विंध्य पर्वतमाला के ऊपर का क्षेत्र, उत्तर का क्षेत्र आप देखें, वहां पर जैसे उत्तर प्रदेश में 2 स्थान हैं जो चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध थे। जैसे पहले कोल्डीवा माना जाता था, बाद में लहुरा देव की बात आती है, अभी मैं लिख दूंगा इन बातों को। फिर उसके बाद में गारो पहाड़ियों के बारे में दिखाने की कोशिश की गई है, सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ियों के बारे में दिखाने की कोशिश की गई है। तो उसके अनुसार हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है कि विद्यार्थियों को यह बताया गया है कि आप नर्मदा के आसपास का क्षेत्र देखिए, जहां पर प्राचीन मानव के अवशेष यहां पर मिले हैं। तो नर्मदा के पास मध्य प्रदेश का होशंगाबाद में एक स्थान है, यहां पर किताब में नहीं दिया गया लेकिन इंपॉर्टेंट है, होशंगाबाद MP। यहां पर एक गांव है हथनोरा। इस हथनोरा गांव के अंदर खुदाई के अंदर प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। और आप हथनोरा की बात करें तो हथनोरा एक ऐसा स्थान है जहां पर मनुष्य और जानवर के प्राचीनतम अवशेष किस स्थान से सबसे पहले मिले हैं, तो वो हथनोरा से मिले हैं। तो हथनोरा में अरुण सोनकिया ने जब खुदाई की तो उसको 30 वर्षीय एक युवती का सर मिला, यानी उसका कपाल मिला, जिसको जैसे एक बार मैंने एक 11वीं कक्षा के लिए चैप्टर बताया था जिसमें मैंने होमो सेपियंस के बारे में, या होमो निएंडरथैलेंसिस के बारे में, होमो हाइडेलबर्गेंसिस के बारे में, उन सब के बारे में बताया था। तो ये मानव के बारे में तो यहां मैं इतना नहीं बता पाऊंगा इस वीडियो के अंदर, लेकिन वहां पर जो युवती का शव मिला था वो एक 30 वर्षीय युवती का शव था। आपको ये याद रखना है कि ये जो नर्मदा नदी के किनारे आपको हथनोरा नामक स्थान है,
यहां खुदाई किसने की थी, कब की थी, ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उन्नीस सौ 82 में अरुण सोनकिया ने यहां पर खुदाई की थी, जब उनको ये 30 वर्षीय युवती का एक कपाल मिला था। उसके बाद में 1997 के अंदर AR सांख्यन ने भी हथनोरा में खुदाई की थी, जब वहां पर उस समय के जो औजार हैं या और कई प्रकार की पुरातात्विक चीजें वहां पर मिली। तो हथनोरा एक इंपॉर्टेंट स्थान है। इसके अलावा भी वहां पर जैसे आप भीमबेटका वगैरह है, वो हम दूसरे चैप्टर में चर्चा करेंगे, क्योंकि दूसरे चैप्टर में वो स्थान दिए गए हैं पाषाण काल से संबंधित, चाहे वो पुरा के हों, चाहे मध्य के हों, चाहे नवपाषाण काल के हों, उन स्थलों के बारे में तो हम इंपॉर्टेंट जो स्थान है जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है वो हम अगले चैप्टर में कवर कर लेंगे। तो यहां पर ये बात हमें ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद में यहां पर दूसरे चैप्टर में मैं यहां पर अब इसी चैप्टर में दूसरा पेज में देखता हूं कि विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। मैं ये मैप आपको साइड में दिखा रहा हूं। तो उत्तर पश्चिम की जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर बलूचिस्तान प्रांत है, और उस बलूचिस्तान प्रांत में ही एक स्थान है मेहरगढ़। यहां पर खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। किसकी खेती करते थे यहां के लोग? गेहूं और जौ की, सामान्य तौर पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, गेहूं और जौ की। किस व्यक्ति ने यहां की खुदाई की थी? तो इसकी खुदाई 1974 में स्टार्ट हुई थी, और 1974 में फ्रांसीसियों का एक दल था, वो 1960 के दशक के अंत से ही 1960 से ही यहां पर खुदाई में लगा हुआ था। मेहरगढ़ नहीं, बलूचिस्तान के किसी दूसरे इलाके में। फिर 1972-73 के आसपास यहां पर जो चुनी हुई सरकार है उसको बर्खास्त कर देते हैं और वहां पर गवर्नर का रूल लगा देते हैं। तो उसके बाद में यहां का एक लोकल व्यक्ति होता है जो पहले गवर्नर भी रह चुका होता है, उसने इनको आमंत्रित किया। जो फ्रांसीसी दल यहां पर खुदाई में लगा हुआ था, उस फ्रांसीसी दल का जो मुखिया था उसका नाम था डॉक्टर जीन कैसल। उनको आमंत्रित किया कि भाई आप यहां पर स्थितियां खराब हैं तो आप मेरे इलाके की तरफ आइए, मेहरगढ़ में खुदाई कीजिए। जीन कैसल की उस समय मृत्यु हो जाती है। अब उसके साथ जो मुख्य तौर पर पहले काम कर रहे थे, जिसका नाम आप डॉक्टर जैरिज महोदय आप सुनते भी हैं नाम, डॉक्टर जैरिज, और एक इनकी पत्नी, वो दोनों यहां पर काम कर रहे होते हैं। तो अब यहां पर जो 1974 में मेहरगढ़ की खुदाई है, उस खुदाई के नेतृत्वकर्ता कौन है? डॉक्टर जैरिज यहां पर खुदाई करते हैं। तब यहां पर पता चलता है कि यहां पर एक पुरानी सभ्यता के अवशेष हैं, वहां पर खेती वगैरह के साक्ष्य मिलते हैं। इनकी खुदाई लंबे समय तक चलती है, फिर 1997 के आसपास दूसरा चरण भी चलता है, लेकिन उतनी चर्चा हम यहां पर नहीं करेंगे। तो एक तो इस किताब में दिया गया है कि आप सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के आसपास का क्षेत्र देखिए, जहां पर आपको प्राचीनतम जो खेती के प्रमाण हैं वो मिलते हैं। फिर उसके बाद में कहा गया है कि आप विंध्य के उत्तर की ओर देखिए, जो विंध्य पर्वतमाला है उसके उत्तर की ओर देखिए। तो वो इशारा कर रहे हैं, पहले इशारा कर रहे हैं वो कोल्डिवा की ओर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इस स्थान पर पहले माना जाता था कि चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। लेकिन अब ये अपडेट कर लिया कीजिए, क्योंकि अब इसके स्थान पर हम नाम पढ़ते हैं लहुरादेव। ये उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले का स्थान है, जहां पर चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये स्थान, हालांकि इन स्थानों के नाम अपनी किताब में दे नहीं रखे हैं, सिर्फ विद्यार्थियों को दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस रीजन में कब खेती स्टार्ट की गई। इसके अलावा ध्यान आकर्षित किया गया है कि गारो हिल्स में भी प्राचीन समय में खेती की शुरुआत हो चुकी थी। तो उस स्थान का आप पता लगा दीजिए। जब मेघालय रीजन में आप गारो की पहाड़ियों के आसपास आप देखते हैं, तो यहां पर फैक्ट, जैसे कि आप एनसीईआरटी में जानते हैं, फैक्ट नहीं घुसाए जाते, सिर्फ चीजों को समझाया जाता है। मैं यहां पर फैक्ट घुसा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं इसमें शामिल करूंगा, और आप देखेंगे कि आने वाले जो भी आपके एग्जाम हैं, चाहे आप सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आपका किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम हो, इंडियन हिस्ट्री के इस प्रकार के यदि आपके टॉपिक है एंशिएंट के, तो निश्चित रूप से आपको इनमें से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहां पर यह दिखाया गया है। अभी जैसे मैं आप प्राचीन इतिहास की बात कर रहा था, तो जैसे अपने इसी ही किताब के अंदर यह दिया गया है कि ईस्वी पूर्व, ईस्वी, बीसी, एडी को विद्यार्थी कैसे समझे, तो उस बात को मैं यहां पर बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक तो आप हिंदी में लिखते हैं जैसे ईस्वी पूर्व और ईस्वी। ईस्वी नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, ईसा से संबंधित ये नाम है, यानी जो
क्रिश्चियनिटी में आपने जीसस क्राइस्ट का नाम सुना होगा, उसके जन्म की तारीख 1 एडी मानते हुए इस कैलेंडर का निर्धारण किया गया। इस प्रकार से तारीख व्यवस्थित की गई है। हालांकि उसके जन्म के समय का लेकर विवाद है। कोई कहता है 4 ईस्वी पूर्व में उनका जन्म हुआ है, कोई कहता है 4 से 6 ईस्वी पूर्व के मध्य कहीं जन्म हुआ है। लेकिन सामान्य तौर पर यहां हम जैसे कैलेंडर के अनुसार मान लेते हैं कि 1 ईस्वी में उनका जन्म होता है। तो देखिए ईस्वी कैसे लिखी जाती है, हिंदी के अनुसार बताता हूं मैं। जैसे 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, और यहां से आते आते आज हम चल रहे हैं 2022 ईस्वी में। अब इससे पहले का भी जो समय है उसको कैसे दिखाते हैं। 1 ईस्वी से जस्ट पहले क्या आएगा, 1 ईस्वी पूर्व। उससे जस्ट पहले क्या आएगा, 2 ईस्वी पूर्व। इस प्रकार से 3 ईस्वी पूर्व, 4 ईस्वी पूर्व, यानी यहां से उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगी। अब इसी को सामान्य तौर पर आप इंग्लिश में देखते हैं तो जैसे इसको लिखते हैं AD 1, AD 2, AD 3, इस प्रकार से। और अब ये हम चल रहे हैं AD 2022 में। AD का मतलब है एनो डोमिनी, यानी इसको लैटिन में नाम है ईश्वर के जन्म का वर्ष। यानी ईसा मसीह का जन्म उन्होंने 1 AD मान लिया और उसके बाद की तारीख इस प्रकार से शुरू कर दी। उसके पहले कि ईसा के जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट, तो उसके लिए लिखते हैं ये 1 BC, 2 BC, 3 BC, इस प्रकार से। तो बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी ये लैटिन में शब्द है, ईश्वर के जन्म का वर्ष कहा जाता है। तो ये AD 1, AD 2, AD 3, इस प्रकार से आप देखते हैं। AD 2022 अभी चल रही है। हिंदी में लिखेंगे तो हम ईस्वी चल रही है अभी, ठीक। लेकिन अब आप किताबों में देखेंगे तो सामान्य तौर पर आपको BC और AD भी नहीं दिखा देते, तो नए शब्द इस्तेमाल होते हैं। CE ईस्वी पूर्व के लिखते हैं BCE और ईस्वी के लिए लिखते हैं CE। इसका मतलब है कॉमन एरा, कॉमन एरा, और यह है बिफोर कॉमन एरा। लेकिन शुरू तो यह भी यहीं से होता है। जैसे AD 1 है, इसको क्या लिख देते हैं 1 CE, 2 CE, 3 CE, और अभी हम चल रहे हैं 2022 CE में, ठीक है। आगे बढ़ते बढ़ते 2022 CE में। इससे पहले का BCE लिख देते हैं 1 BCE, 1 बिफोर कॉमन एरा, दूसरी साल बिफोर कॉमन एरा की, इस प्रकार से। तो BCE CE, जैसे आपने रोमिला थापर की, नहीं सॉरी, ये जो किताब है ना उपिंदर सिंह की किताब में भी आप देखा होगा, तो वो इसी का इस्तेमाल करती है। और इसके लिए हिंदी में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, हालांकि NCERT में जो हिंदी वाला शब्द शायद नहीं देखा होगा, अभी याद नहीं मुझे। देखिए BCE सामान्य संवत पूर्व, और इसके लिए लिखते हैं सामान्य संवत, संवत, या मैं लिख के संवत लिख सकते हैं आप। तो इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। देखिए बात वही है, ये शब्द क्यों इस्तेमाल करने लगे कि भाई ये कहते हैं कि जो बिफोर क्राइस्ट है या एनो डोमिनी है, ईश्वर के जन्म का वर्ष, ये क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ, यानी इसमें धार्मिक महक आती है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा का उपयोग करेंगे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसका उपयोग करने से क्या हुआ। इनका जो बंटवारा है, CE और BCE की शुरुआत है, वो तो वहीं से शुरू हो रही है जहां ईसा मसीह का जन्म होता है। इसमें भी 1 CE में ईसा मसीह का जन्म होता है, तो उससे जुड़ाव तो रहेगा यदि आप इस कैलेंडर का उपयोग करेंगे। लेकिन ठीक है, हमें तो समझना है इसके बारे में। इसके अलावा हमारे NCERT में एक और दे रखा है BP का प्रयोग, बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले, बिफोर प्रेजेंट। इसका उपयोग ये करते हैं आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में। पुरातत्वविद जब पुरानी जो रेडियो कार्बन तिथियां निकालते हैं, तो उस रेडियो कार्बन तिथि के लिए बिफोर प्रेजेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं, यहां लिख देता हूं मैं 2500 BP कहीं पर लिखा हुआ है, और एक लिखा गया है आपके 2500 BC लिखा हुआ, मान लीजिए बिफोर क्राइस्ट, या इसको आप हिंदी में लिख दूं मैं ईस्वी पूर्व। इन दोनों में अंतर है। अंतर कैसे है? बिफोर प्रेजेंट के लिए आधार वर्ष 1950 माना गया है। बिफोर प्रेजेंट के लिए आधार वर्ष है हमारा 1950। कहीं पर भी बिफोर प्रेजेंट BP लगा हुआ है, इसका मतलब है 1950 से उतने साल पहले। तो 2500 BP का मतलब यह होगा कि 1950 से कितना पीछे जाना है आपको, 2500 साल पहले जाना है। यदि आपको 50 BP लिख दे तो आप 1950 से 50 साल पीछे जाएंगे, यानी वो 1900 होगा यदि आप हमारे ईस्वी के अंदर देखेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है। बिफोर प्रेजेंट का मतलब 2500 बिफोर प्रेजेंट, यहां 2500 BP का मतलब है 2500 बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से
2500 साल पहले। अब वो वर्तमान, आज जैसे 2022 को हम वर्तमान नहीं मान रहे, वर्तमान के लिए जो उन्होंने जो रेफरल पॉइंट लिया है वो लिया है 1950 का। तो जब भी बीपी से आपको तारीख कभी कन्वर्ट करनी आ जाए तो आप 1950 से पीछे जाइएगा। वहीं ईस्वी पूर्व का मतलब है ईसा के जन्म से 2500 वर्ष पूर्व। ये इसका मतलब क्या है? बीपी का मतलब 1950 से 2500 वर्ष पूर्व। इसका मतलब क्या है? ईसा मसीह के जन्म से 2500 वर्ष पूर्व। तो आप कैसे जाएंगे? यहां 2022 से पीछे जाते जाते आप 1 ईस्वी में जाएंगे और फिर 1 ईस्वी पूर्व से होते होते आप कहां पर जाएंगे? 2500 ईस्वी में जाएंगे। तो आपके 4500 साल पुरानी बात हो गई। समझ रहे हैं बात को? तो ये बिफोर प्रेजेंट यूज कैसे होता है? फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो इनको मैंने विस्तार से, देखिए इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं वीडियो पूर्व में बना चुका हूं, लेकिन आपकी उन पर नजर शायद नहीं पड़ी होगी। मैं ईस्वी पूर्व और इनको समझाने के लिए एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने टाइप करके अच्छे तरीके से इनको समझाने का प्रयास किया है, तो उसमें आप इसको समझ सकते हैं। तो ये बात हो गई। इसके अलावा भी जैसे AH भी इस्तेमाल होता है, ये किताब में तो नहीं है मैं लेकिन बता देता हूं। एनो हिजरी इस प्रकार से लिखते हैं। जो इस्लामिक कैलेंडर का वर्ष है उसमें आप जानते हैं कि 622 जो ईस्वी है इसको पहली साल माना जाता है इस्लामिक कैलेंडर में, 622 ईस्वी को। क्यों? क्योंकि इस साल क्या माना जाता है कि जो पैगंबर मोहम्मद है उन्होंने मक्का से मदीना की अपनी यात्रा की थी, हिजरत जिसको बोलते हैं, और 622 ईस्वी में। तो वहां से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है AH। इसके अलावा एक और AUC इस प्रकार का शब्द इस्तेमाल होता है। वो 753 ईस्वी पूर्व में जब रोम का जो साम्राज्य है, AUC इसका इस्तेमाल होता है। जो रोमन साम्राज्य में जो रोम है, जो रोम सिटी है, इटली की अभी जो राजधानी है, रोम सिटी 753 ईस्वी पूर्व में मैंने विश्व इतिहास में बताया था उसका निर्माण होता है। तो 753 ईस्वी पूर्व को एक पहली साल मानते हैं वहां से। इसके अलावा एक AM एनो मुंडी जो यहूदी कैलेंडर है, हिब्रू कैलेंडर है, उसमें वो वहां से जैसे इस दुनिया की शुरुआत को पहली साल मानते हो, मतलब कोई, लेकिन ये बिल्कुल भी उपयोगी हमारे लिए नहीं है। ये जो NCERT में है AH से पहले पहले जो मैंने बताया, बिफोर प्रेजेंट, AD और BC और CE और BCE, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये भी अभी भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप मेरा जो दूसरा वीडियो है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। उसमें मैंने इन सब के बारे में, वो वीडियो ही BC AD और इनको समझाने के लिए बनाया गया है। तो ये यहां पर बात हमारी हो गई। अब इसके बाद में इसको क्लियर कर देता हूं और बातें हम समझते हैं। तो शुरुआती बातें इस चैप्टर में इस प्रकार से दे रखी हैं। किताब मेरे पास में है, देखिए, क्योंकि कोई टॉपिक छूट ना जाए उसके हिसाब से मैं क्रम वाइज चल रहा हूं। हालांकि इसमें इसका 10% भी मैटर नहीं है, लेकिन मैं इसमें ऐड करता जा रहा हूं जो भी मुझे याद आ रहा है। फिर देखिए इसमें कहा गया है कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ, यानी बलूचिस्तान प्रांत में जहां पर मेहरगढ़ में खेती की शुरुआत होती है। फिर ये कहते हैं कि उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ जहां पर कृषि का विकास हुआ। और विंध्य के उत्तर की ओर आप देखेंगे तो वहां पर चावल, तो मैंने जैसे आपको बताया कोल्डीवा और संत कबीर नगर वाला जो इलाका है लहुरा देव, जहां पर सबसे प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं। इसमें पूरा एक मैप दे रखा है। फिर उसमें कहा गया है कि मानचित्र पर बच्चों से कहा गया है कि आप सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास कौन सी सभ्यता विकसित हुई? हड़प्पा सभ्यता, उसके बारे में मैंने चर्चा की। उसमें यह बताया गया है कि 4700 वर्ष पूर्व यहां पर पहला नगरीकरण हुआ और 2500 वर्ष पूर्व गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे दूसरा नगरीकरण हुआ। और यहां पर ये कहते हैं कि मैप में बच्चों से कि यहां आप देखिए कि गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ, क्योंकि गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के किनारे कौन सा इलाका बना? मगध। अब मगध के बारे में जब आप वर्तमान जो बिहार है उस इलाके की बात हो रही है, जिसकी राजधानी पहले राजगृह हुआ करती थी, फिर पाटलिपुत्र हो गई थी। पाटलिपुत्र आप आज का पटना मान सकते हैं। तो इसके कुछ वंशों के बारे में इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसके जो वंश दिए गए हैं, जैसे सामान्य तौर पर आप देखते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य, शुंग, कण्व, ये आप सामान्य तौर पर ये सारे मगध के वंश हैं। अब इसके बारे में जब आप देखते हैं, ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से आप इसकी शुरुआत मान सकते हैं। अब देखिए, जब भी आप देखते हैं कि सामान्य तौर पर आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाओं का सिलेबस है उसमें आपके मौर्य वंश की जानकारी आती है, बाकी वंश सामान्य तौर पर आपके सिलेबस में शामिल नहीं होते। लेकिन आप इनको पूरी तरह छोड़ भी नहीं सकते। इनकी स्थापना किसने की या इसके जो इंपॉर्टेंट शासक हैं उनका हमें
न चाहते हुए भी उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी होती है। क्यों लेनी होती है, मैं एक उदाहरण से यहां पर आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहले मैं बता देता हूं कि इसकी स्थापना किसने की है। जैसे हर्यक वंश की स्थापना है वो बिंबिसार, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने ही की है, नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद, मौर्य वंश आप सभी जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने की है। शुंग वंश की स्थापना आपने ये तो इतिहास में पढ़ा होगा, मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धरथ मौर्य की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जो उसका सेनापति था वो शासन संभाल लेता है। और कण्व वंश की स्थापना वासुदेव कण्व ने की है। ये सारे के सारे किससे संबंधित है, मगध से। इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, राजगृह। आधुनिक नाम आप देखेंगे तो राजगीर इसको कहते हैं। ये इसकी राजधानी हुआ करती थी। लेकिन हर्यक वंश का ही एक शासक है उदयन, इसने राजगृह के स्थान पर राजधानी बना दी पाटलिपुत्र, जिसे आप आधुनिक पटना कहते हैं, और उसके बाद में इनकी राजधानी पाटलिपुत्र चलती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया इसमें, क्योंकि राजगृह और पाटलिपुत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ा सा हर्यक वंश के बारे में जानना पड़ेगा। अब दूसरी बात, हर्यक वंश के बारे में आपको क्यों जानना पड़ेगा, जब जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म किसी भी परीक्षा में प्राचीन भारत का इतिहास आता है तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की चर्चा जरूर करनी पड़ेगी। अब पहली बौद्ध संगीति, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, फिर जब आप देखते हैं दूसरी बौद्ध संगीति, आप ये याद करने की कोशिश कीजिए कि किन शासकों के काल में ये बौद्ध काउंसिल हुई है, और फिर उसके बाद में तीसरी बौद्ध संगीति। ये दया के नीचे दया है, देखिए हिंदी की भूल जाइए थोड़ा सा, मैं जल्दबाजी में लिख रहा हूं। पहली बौद्ध संगीति किसके काल में हुई है, अजातशत्रु के काल में। अजातशत्रु कौन से वंश के हैं, ये जो पहला वंश है ना हर्यक, इसके काल में। तो आप बौद्ध संगीतियां आपको पढ़नी पड़ेगी, तो आपके हर्यक वंश के बारे में आपको जानना जरूरी हो जाता है। तो अजातशत्रु के काल में कब हुई है पहली बौद्ध संगीति, जिस साल महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है उसी साल पहली बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। तो यानी कि डेट की बात करेंगे तो ये 483 ईस्वी पूर्व, बीसी लिख देता हूं मैं, 483 ईस्वी पूर्व में। कहां पर हुई है, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे पूर्ण महाकश्यप। महाकश्यप लिख सकते हैं या इसमें आप महाकश्यप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा इसका सही वर्ड ऐसे ही आता है, क्योंकि उस समय जो पाली में लिखा जाता था वो ऐसे लिखा जाता था। कहां पर हुई है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर कौन सा शहर इंपॉर्टेंट था उस समय, राजगृह, तो ये राजगृह में हुई है। फिर दूसरी बौद्ध संगीति, यदि आपने इसके शासक को आप याद कर पा रहे हैं कि किसके काल में हुई है, तो आप देखेंगे कि शिशुनाग वंश के जो शासक हैं उनके काल में ये बौद्ध संगीति हुई है। कालाशोक, कालाशोक के काल में किसके वंश के शासक हैं, ये शिशुनाग वंश के शासक, और ये होती है 383 ईस्वी पूर्व, यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष पश्चात ये होती है। ये कहां पर होती है, अब आप ये याद करने की कोशिश कीजिए कि और कौन से इलाके वहां पर इंपॉर्टेंट है, वैशाली। फिर तीसरी, जैसे आप मानते हैं अशोक के समय पाटलिपुत्र में होती है, तीसरी का आपको पता ही है। इसके जो अध्यक्ष हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं, साबकमीर या सबकामी, इस प्रकार से नाम आता है, लेकिन साबकमीर नाम ठीक मान लीजिए आप। तीसरी बौद्ध संगीति आप सभी जानते हैं मौर्य वंश के शासक अशोक के काल में होती है, लगभग आप समय की माने तो 250 ईस्वी पूर्व में अशोक के काल में होती है, और ये जो है पाटलिपुत्र में होती है, ये पाटलिपुत्र में होती है। और इस दौरान इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस, वैसे तो आपकी किताबों में दिया हो रहता है, लेकिन मैं इनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर्यक वंश क्यों जानना है, आपको शिशुनाग वंश के बारे में थोड़ी सी, बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, इसके एक एक दो दो शासकों के बारे में आपको जान लेना है, स्थापना किसने की, और जो इसके इंपॉर्टेंट शासक है जैसे बौद्ध संगीतियों में इनका नाम आ जाता है। हालांकि चौथी बौद्ध संगीति यहां पर मगध से रिलेटेड नहीं है, लेकिन चौथी बौद्ध संगीति है वो कनिष्क के काल में होती है। एग्जैक्ट डेट उसकी दी हुई नहीं रहती, पहली शताब्दी में चौथी बौद्ध संगीति है वो कनिष्क के काल में कुंडलवन कश्मीर में होती है। ये मैं साथ साथ बता ही देता हूं क्योंकि आगे पीछे पढ़ना तो हमें सारा ही है इतिहास। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो वसुमित्र थे,
वसुमित्र इसके कौन थे? अध्यक्ष। और इस ये जो एक है इसका जो उपाध्यक्ष है वो भी इंपॉर्टेंट रहता है, अश्वघोष। ये भी आप याद रख लेना, अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे, वो इंपॉर्टेंट है। और ये पहली शताब्दी ईस्वी में होती है, एग्जैक्ट डेट इसकी पता नहीं रहती कभी भी, पहली शताब्दी ईस्वी में। तो ये 4 बौद्ध संगीतियां हैं। और भी मैं कुछ बातें इनमें आपको याद करवाने की कोशिश करूं, जैसे पहली बौद्ध संगीति में क्या इंपॉर्टेंट हुआ था। पहली बौद्ध संगीति में जो त्रिपिटक हैं, 3 जो पिटक हैं इनमें, उनमें शुरुआती 2 पिटकों की रचना हुई थी, जैसे सुत्त पिटक और विनय पिटक। दूसरी बौद्ध संगीति में इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई थी, इसमें बौद्ध धर्म मुख्यतः 2 भागों में बंट गया था। हीनयान महायानी वो चौथी बौद्ध संगीति तक आते आते नाम आते हैं। यहां पर महासांगिक और दूसरा स्थविर, स्थविर या इसको आप क्या कहेंगे, थेरवादी। पहला दूसरा इन 2 भागों में बढ़ जाता है। तीसरी बौद्ध संगीति में इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, वो भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। ये बातें हालांकि इस चैप्टर में कहीं भी नहीं दी गई है। इस चैप्टर में इतना ही दिया गया है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे मगध साम्राज्य विकसित हुआ। लेकिन मगध साम्राज्य के बारे में मैंने ये बातें बताई, हालांकि इनमें से अधिकांश बातें आगे आने वाले चैप्टर में आती जाएंगी, लेकिन मुझे जहां भी लगेगा ये बातें जरूर, आप भी बताना कि क्या ऐसे पढ़ाना ठीक है या मैं सिर्फ चैप्टर में जो बातें दी गई हैं वही बताऊं। मुझे तो ऐसा लगा कि ये बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बताता चलूं। फिर इसके बाद में मैं किताब में देखता हूं और क्या दिया गया है। तो गंगा और इसकी सहायक नदी के किनारे मगध के बारे में दिया गया। अब फिर बताया गया है कि उपमहाद्वीप में लोग यात्रा क्यों करते थे, वो आपके लिए कहीं भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में हमें बात करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद में भारत देश के नाम के बारे में बताया गया है। अब इंडिया का नाम जो आप सामान्यतः देखते हैं, मैं मिटाते मिटाते ही बता दूंगा। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, सामान्य तौर पर आप ये भारत के नाम देखते हैं। अब इन नामों का जो उत्पत्ति है उसमें से आप भारत को छोड़ दें तो इंडिया और हिंदुस्तान दोनों नाम सिंधु नदी से संबंधित हैं। सिंधु को इंडस भी कहा जाता है, तो सिंधु से ही हिंदू बना है, उसी से हिंदुस्तान बना है। सिंधु जो इंडस है उसी से हमारा इंडिया नाम बना है। और ये सारी कारस्तानी यूनानियों की और जो ईरानी है, फारसी है, उनकी है। तो इंडिया के लिए जैसे 3 शब्द इस्तेमाल होते हैं, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत। इसके अलावा आपने एक और शब्द भी यदि कभी सुना होगा, शेंदू, शेंदू, या इसको शेंतु भी लिखा हुआ मिलता है। ये देखिए कहां से आए हैं। इंडिया, सिंधु नदी जो हमारी है अभी दूसरे इलाके में है, सिंधु या इसको हम कहते हैं इंडस, ज्यादातर वो पाकिस्तान में बहती है। सिंधु या जो इंडस है इसी से हमारे नाम लिखने हैं, इंडस से इंडिया, सिंधु से हिंदुस्तान। जो फारसी हैं, ईरानियन है, उन्होंने वहां पर सै का उच्चारण तो होता नहीं था, तो सै की जगह वो है बोलते थे, तो उन्होंने हिंदस या सिंधु नदी के उस पार के लोगों के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल कर दिया। इसी प्रकार से हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग होता है। तो सारा जो काम है वो जो ईरानी है या फारसी उस समय कह सकते हैं और यूनानी है, इनके द्वारा ये नाम लिखे गए हैं। सिंधु के उस पार के लोगों के लिए वो इस्तेमाल करते थे। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि प्राचीनतम काल में भी वो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए ऐसा लिखते थे, वो सिंधु के उस पार के कुछ क्षेत्रों के लिए लिखते थे, जो धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप का नाम होता गया। तो ये इस प्रकार से नाम है। भारत जो नाम है, जो भारत जन है, भारत कबीला, जिसके राजा का नाम भी आपने सुना होगा, सुदास, ऋग्वेद में जिसका वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में एक युद्ध का नाम आता है दाशराग्य युद्ध, जिसमें 10 राजा एक तरफ होते हैं और राजा सुदास एक तरफ होता है। वो भरत जन का ही है, भारत नहीं, ये भरत जन का है वो राजा। और इसी से भारत, इस भरत जन नाम से ही, भरत कबीले के नाम से ही भारत नाम पड़ा है। तो ये भारत का बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई। तो ये अपनी किताब में इंडिया, हिंदुस्तान, भारत के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। शेंदू ये एनसीईआरटी में नहीं दी गई है जानकारी, लेकिन ये चीनी स्रोतों में, इसमें भी आपको शेंदू, हिंदू, शिंदू आप देखेंगे ना तो उच्चारण उसी प्रकार का आपको दिखाई देगा। तो ये भी इसी प्रकार से इस्तेमाल हुआ है। और ये जो चीन में हान वंश, चीन की यदि आप वंशों को पढ़ेंगे तो वहां पर एक हान वंश हुआ करता था। तो उस हान वंश के दौरान वहां का एक आप मान सकते हो कि अधिकारी था या डिप्लोमेट था, वो जो बल्ख प्रांत है पाकिस्तान में, वहां की यात्रा पर आया था और तब उसने पता किया कि इससे नीचे कौन कौन से स्थान है। तो उसने सिंधु के उस पार के, उसने बताया कि सिंधु के नीचे की ओर में, या ये जो हिमालय की जो पहाड़ियां हैं इसके नीचे की ओर और समुद्र तक का जो स्थान है, उसके बीच का स्थान है, उसके लिए उसने शेंदू शब्द का इस्तेमाल किया। और उस आदमी का नाम भी मैं आपको बताऊं तो उसका नाम था झांकियान। झांकियान
इन्होंने इस्तेमाल किया था, शेंदू शब्द का इस्तेमाल। उसके बाद में जब हेनसांग आते हैं, हेनसांग को आप आजकल ऐसे लिखते हैं जुआनजांग, और वैसे सामान्यतः आपने किताबों में ऐसे इसका नाम देखा होगा हेनसांग, जुआनजांग। इसने भी कुछ इसी से मिलते जुलते शब्द वहां पर इस्तेमाल किए, जिसके बारे में यहां हमारी इस किताब में तो उल्लेख नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर वो जैसे आपकी किताबों में मिल जाता है तियानझू, तियानझू, इस प्रकार के ये इसी से मिलते जुलते शब्द हैं। तियानझू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, या यिंतु भी कह देते हैं वो, यिंतु। तो ये भारत के लिए जो यिन चिन्ह नहीं है, यिंतु, यिंतु, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हेनसांग करता है। तो ये हालांकि हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में आपको होना चाहिए, चीनी स्रोतों में भी। तो ये सारे जो नाम हैं, भारतवर्ष जिसको हम कहते हैं, भारत, उसको छोड़कर वो सारे नाम है वो जो हमारी सिंधु नदी है उससे संबंधित हैं, और उसी के कारण भारत के ये नाम पड़े हैं, या भारतीय उपमहाद्वीप के ये नाम पड़े हैं। तो ये बातें हो गई, ये इसमें से अधिकांश जो बातें हैं वो इस एनसीईआरटी की किताब में दी गई है। इसके बाद में आगे बताया गया है कि अतीत के बारे में कैसे जाने, यानी हमारा जो पास्ट है उसके बारे में विद्यार्थी कैसे जाने। तो उसके लिए यहां पर बताया गया है कि जो प्राचीन काल की जो अवशेष की जो पुस्तकें हैं जो बच गई हैं उनके बारे में हमें जानना चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने बताया है कि उसके लिए हमारे पास पांडुलिपियां हैं, जो कुछ पांडुलिपियां बच गई हैं सुरक्षित, उसका हम सहारा ले सकते हैं। तो पांडुलिपि के बारे में जैसा कि आप समझते हैं कि इसका अंग्रेजी में नाम है मैन्युस्क्रिप्ट। पांडुलिपि किसे कहते हैं? जो हाथ से लिखी गई हो, क्योंकि उस समय हाथ से लिखते थे, कोई प्रिंटिंग प्रेस तो होते नहीं। प्रिंटिंग प्रेस तो जाकर कहां पर, गुटेनबर्ग ने जब बाइबल छापी है 1552-54 के आसपास, तब आई है मैन्युस्क्रिप्ट। इसका जो ये मैन्यू शब्द है, इसका लैटिन में अर्थ होता है हाथ। तो ये हाथ से लिखे होने के कारण इनको पांडुलिपि कहा गया है। और किताब में यह भी बताया गया है कि ये पांडुलिपियां किससे बनती थी। तो एक तो जो ताड़पत्र से, जो ताड़ का वृक्ष होता है उसका जो पत्र होता है, इंग्लिश में आपको आप कहेंगे तो पाम लीफ, उसकी जो पत्ती है, बड़ी पत्ती आती है ताड़पत्र, उस पर लिखे जाते थे। या इसके अलावा बताया गया जो भुर्ज वृक्ष है, अंग्रेजी में जिसको आप बर्च कहते हैं, भुर्ज वृक्ष, इस पे लिखे जाते थे। तो इस एक चित्र दिया गया है किताब में, और बताया गया है कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है, पांडुलिपियां हैं, ये ताड़पत्रों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी हुई मिलती हैं। और एक पांडुलिपि का यहां पर उदाहरण दिया गया है। फिर इसमें बच्चों को समझाने की कोशिश की गई है कि ये पांडुलिपियां क्यों नष्ट हो गई या कौन सी बच गई, उसमें क्या विवरण दिया गया रहता है, किस प्रकार से उन्हें हमें पढ़ना चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। फिर उसके बाद में अतीत को जानने के स्रोतों में पांडुलिपियां हो गई। इसके अलावा ये बताते हैं कि अतीत को जानने के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट जो सोर्सेज हैं वो है अभिलेख। किसका उपयोग करते हैं हम? अभिलेखों का। और जब भी अभिलेख की बात आती है तो आप जानते हैं कि मुख्यतः बात आएगी मौर्य सम्राट अशोक की। उसी के बारे में इसमें दिया गया है, एक चित्र दिया गया है अशोक का, वो अभिलेख दिया गया है जो अफगानिस्तान से मिला है। और अफगानिस्तान में भी यहां पर बताया गया है कि कांधार से जो अभिलेख मिला है, अफगानिस्तान के कांधार से 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख अशोक का, जो कि 2 लिपियों में है। अब हम इसमें थोड़ा सा और डीप जाने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे देखिए, अशोक के अभिलेखों के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो अशोक के अभिलेखों पर एक पूरा 1 घंटे का वीडियो बनाया जा सकता है, तो भी सारी बातें कवर नहीं होंगी, इतना बड़ा टॉपिक है। लेकिन यहां पर बात लिपि की चल रही है। अब लिपि की बात चल रही है तो हम उससे रिलेटेड ही बात करेंगे अशोक के अभिलेखों में। नहीं तो देखिए, ये चैप्टर कभी भी समाप्त नहीं हो सकते यदि इसमें मैं और ज्यादा डीप जाऊं तो। अभी भी मैं जितना इसमें मैटर दिया गया है उसका ये मान लीजिए कि आप 5 गुना बता रहा हूं आपको, और इससे ज्यादा बताने में फिर ज्यादा समय नष्ट हो जाएगा और हम ज्यादा हमारा विस्तार से नहीं जा पाएंगे। तो पहले तो देखिए, जो अशोक के अभिलेख हैं, अशोक कौन है? मौर्य सम्राट। मौर्य सम्राटों में आप बाद के सम्राटों को याद न भी रख पाए तो भी आपको 3 सम्राटों के बारे में तो पता होना चाहिए, जिन्होंने एक है चंद्रगुप्त मौर्य, जो इस वंश का संस्थापक है। उसके बाद में उसका बेटा बिंदुसार, बिंबिसार नहीं है, बिंबिसार वो हर्यक वंश वाला संस्थापक है। और उसके बाद में अशोक। इसके बाद की डायनेस्टी आपको याद रखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। अब मौर्य सम्राट अशोक, अब अशोक का शासनकाल कब का है? तो देखिए 273 ईस्वी पूर्व में ये राजा बनता है। हालांकि इसके भाइयों के साथ लड़ाई चल रही है, तो 4 वर्ष का जो संघर्ष है उसके बाद में 269 ईस्वी पूर्व में यह शासन संभालता है। तो काफी पुरानी बात हो गई। जो नए विद्यार्थी हैं, जिनका इतिहास सब्जेक्ट नहीं रहा है, या जो अभी फर्स्ट ईयर वगैरह में हुए हैं, वो भी मेरे वीडियो देखते हैं, तो वो ये ध्यान रखने की कोशिश कीजिए कि जब भी मैं इतिहास की बात करता हूं, खासतौर से प्राचीन इतिहास की, तो आप मन में आपकी ये आइडिया तुरंत हो जाना चाहिए कि मैं कितने साल पुरानी बात कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहास को समझने के लिए। अब अशोक के अभिलेखों में सामान्य तौर पर आपको 4 लिपियां देखने को मिलती हैं। मुख्यतः अशोक के अभिलेख कौन सी भाषा लिपि में है? ब्राह्मी में।
भाषा और लिपि में फर्क समझिए। पहले मैं लिख देता हूं। दूसरा आपको मिलते हैं खरोष्ठी में, तीसरा आपको मिलते हैं अरामाइक, अरामाइक लिख सकते हैं, चौथी आपको मिलती है ग्रीक, यूनानी। तो देखिए पहले भाषा और लिपि का अंतर समझिए। कई विद्यार्थी जो इतिहास की शुरुआत करते हैं उनको मालूम, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है और बेसिक बातें बताना मेरी आप जरूरत मान सकते हैं या मजबूरी मान सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थी कहेंगे हमें ये चीज समझ नहीं आई। तो भाषा और लिपि, देखिए सामान्य तौर पर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं जब भाषा का प्रश्न आता है, लिपि का प्रश्न आता है कि पाली लिखें कि ब्राह्मी लिखें कि क्या लिखें, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिए, मैं एक लाइन लिखता हूं। मेरा नाम रवि है, आप जानते हैं, लेकिन मैं क्यों और कोई बात बता रहा हूं। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मेरा नाम रवि है। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, माई नेम इज रवि। ठीक है, ये देखिए इसको और इसको बोलने में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। मेरा नाम रवि है, मेरा नाम रवि है। यदि आपको ये लिखा हुआ नहीं है तो आपको सुनने में सेम दिखेगा, क्योंकि भाषा हिंदी है। कौन सी भाषा में लिखा है मैंने? ये हिंदी में। ये भी कौन सी भाषा है बोलने में? भाषा बोली जाती है, लिपि लिखने के काम आती है, हिंदी में है। लेकिन ये आप देखेंगे तो कौन सी लिपि है? देवनागरी। हिंदी हम किस में लिखते हैं? देवनागरी में। और दूसरा यही मेरा नाम रवि है, भाषा हिंदी ही है, लेकिन इसको मैंने रोमन में लिखा है। कौन सी लिपि में लिखा है? रोमन में। और यही देखिए माई नेम इज रवि, इसमें लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश, लेकिन ये मैंने किस में लिखा है? रोमन में। तो ये भाषा और लिपि का जो अंतर है वो सामान्य बात आप समझने की कोशिश कीजिए। और कई बार मेरे अध्यापक भी बहुत सारी वीडियो देखते हैं, तो उन अध्यापकों को मैं कहूंगा, जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी सामान्य तौर पर ऐसी बातों को जानते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो उनको इस प्रकार से हमें समझाने का प्रयास करना चाहिए, तो वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब ये 4 लिपियां हैं, ज्यादातर उनके अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है और प्राकृत भाषा में है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? तो आप कहेंगे ब्राह्मी लिपि में। अशोक के अधिकांश अभिलेखों की भाषा क्या है? तो आप कहेंगे प्राकृत भाषा है। अब उसके कुछ अभिलेख हैं वो मिले हैं खरोष्ठी में, अरामाइक में, ग्रीक। कुछ अभिलेख ऐसे हैं जिसमें अरामाइक, एक अभिलेख ऐसा है जिसमें अरामाइक और ग्रीक दोनों मिली हैं। एक अभिलेख ऐसा भी है जिसमें खरोष्ठी और ब्राह्मी दोनों एक जगह मिली हैं। सिर्फ इन्हीं की हम बात करेंगे। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा अभिलेखों की बात है वो फिर कभी अशोक का कोई चैप्टर आएगा तो उसके अंदर मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जैसे अपनी किताब में क्या दिया गया है वो मैं दिखाता हूं। यहां पर जो अभिलेख दिया गया है, एनसीईआरटी का उदाहरण हमें याद रखना जरूरी है क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहां पर जो कंधार से प्राप्त अशोक का अभिलेख है जिसमें 2 लिपियां प्रयुक्त की गई हैं, यूनानी और अरामेइक। यूनानी और अरामेइक, उसका एक फोटो दिया गया है और उसको दिखाने की कोशिश की गई है। तो यहां पर तो कंधार ही बताया गया है, लेकिन मैं बता देता हूं कि यह शर-ए-कुना में प्राप्त हुआ है। कंधार के भी कौन से इलाके में? शर-ए-कुना, कंधार, अफगानिस्तान, यहां से प्राप्त हुआ है। और इस अभिलेख में 2 लिपियां हैं, अरामाइक या अरामेइक लिख दीजिए आप इसको, अरामेइक, और दूसरी आपकी है ग्रीक। ये आपका एनसीईआरटी का मैटर हो गया। शर-ए-कुना नाम नहीं दे रखा है, सिर्फ कंधार अफगानिस्तान का उदाहरण दे रखा है क्योंकि छोटे बच्चों के लिए है और उनको वो कठिन वर्डिंग वगैरह में उलझाना नहीं चाहते। ये बात हो गई। इसके अलावा उनके जो इंपॉर्टेंट 1-2 अभिलेख हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये अभिलेख आप याद रखें जो अरामेइक और ग्रीक दोनों में है। इसके अलावा 2 लिपियों का उनका एक और अभिलेख है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि एरागुडी आंध्र प्रदेश में मिला है। एरागुडी आंध्र प्रदेश में ये एकमात्र ऐसा अभिलेख है इनका जो कि ब्राह्मी और खरोष्ठी में मिला है। याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्राह्मी और खरोष्ठी में मिला है। इसके अलावा जो 2 पाकिस्तान वाले, देखिए जहां भी इनके ये जो दूसरी लिपियां प्रयुक्त हुई हैं, अरामाइक, ग्रीक, ये भारत के जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो इलाका है वहां पर ही मिले हैं। भारत के और इलाकों में इन लिपियों का प्रयोग नहीं किया गया है क्योंकि उन इलाकों में जहां पर सीमा थी उनके प्रांतों की, वहां पर उन लिपियों का उपयोग किया जाता था। तो जिस इलाके में जो भाषा लिपि वो समझते थे उसी का उन्होंने इस्तेमाल करने का प्रयास किया है। अब 2 ये जो पाकिस्तान वाले हैं ये आपको याद रख लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो खरोष्ठी में है। खरोष्ठी में 2 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रख लेने हैं। एक तो है मानसेहरा और एक है शाहबाजगढ़ी। यहां से इनके जो 2 अभिलेख मिले हैं ये खरोष्ठी में है। दोनों ही ये जो स्थान है वो पाकिस्तान में है। ये आप इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रख लीजिए। इसके अलावा पाकिस्तान से और एक अफगानिस्तान से ऐसे अभिलेख मिले हैं जिसमें सिर्फ आपको अरामेइक मिलती है, सिर्फ अरामेइक का। ये उदाहरण मैं आपको बता देता हूं।
देखिए, दो तो अभिलेख मिले हैं इसके लगमान से, अफगानिस्तान का रीजन है, यहां से दो लघु शिलालेख इनके मिले हैं। इसके अलावा एक आपको तक्षशिला पाकिस्तान से मिलता है, तक्षशिला पाकिस्तान से मिलता है एक लघु शिलालेख। ये दोनों ही शिलालेख आपको किस में मिलते हैं? अरामेइक में। कौन सी लिपि है इनमें? अरामेइक। कई बार मेरे मुंह में से भी लिपि की जगह भाषा निकल जाता है, तो आप उसको थोड़ा सा पहले जो मैंने बताया उसके अनुसार ढाल लें खुद को। हम लिपियों की बात कर रहे हैं। तो अशोक के अभिलेख सामान्य तौर पर ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामेइक और ग्रीक में मिलते हैं। एनसीईआरटी में उदाहरण क्या दिया गया है कि कंधार अफगानिस्तान में अशोक का एक दो लिपियों में लिखा हुआ अभिलेख मिला है, अरामेइक और ग्रीक का। और जो हम उसके स्पेसिफिकली यदि बात करें तो शर एक कोना में मिला है। इसके अलावा एर्रागुडी एकमात्र ऐसा अभिलेख है, एर्रागुडी में, आंध्र प्रदेश में, जहां से हमें ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपियां देखने को मिलती हैं। मानसेरा और शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान में ऐसे हैं जहां से हमें खरोष्टी के अभिलेख मिले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, वो बता रहा हूं आपको। और लगमान अफगानिस्तान से दो लघु शिलालेख और तक्षशिला पाकिस्तान से एक लघु शिलालेख ऐसे हैं जो कि अरामेइक में लिखे गए हैं। बाकी ब्राह्मी वाले तो बहुत हैं जिनके बारे में हम अशोक के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इसके अलावा चलो एक बात और बता देता हूं इसके साथ में ही, अशोक के नाम क्या मिलते हैं? देवनाम प्रियदर्शी राजा अशोक, इस प्रकार से। तो उनका नाम अशोक है, वो 4 जगह से हमें मिला है, 4 जगह के अभिलेखों से। उन चारों जगहों में जैसे मस्की और गुर्जरा तो आप सामान्य तौर पर देखते हैं। इसके अलावा एक उदयगोलम और एक चौथा आपको निठुर। ये 4 नाम आपको याद रख लेने, मैं यहां बीच में लिख देता हूं। मास्की, गुर्जरा इस प्रकार का नाम है, उदयगोलम और निठुर निठुर। ये 4 क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि इन चारों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी में उपाधि जो उनकी है, देवनाम प्रियदर्शी, यानी जो देवताओं को प्रिय है, प्रियदर्शी यानी जिसका सुनहरा, मतलब जो मनमोहक जिसका मुख है, इस प्रकार की बातें लिखी गई हैं। तो ये जो मास्की, गुर्जरा, उदयगोलम और निठुर, इन 4 जगहों से हमें अशोक नाम मिलता है। तो अपने सिर्फ एक ही अभिलेख की चर्चा है इसके अंदर, लेकिन मैंने आपको चारों अभिलेखों के बारे में बताया। फिर इसमें यह बताया गया है कि पुरातत्वविद किस प्रकार से चीज़ों को इकट्ठी करते हैं और इतिहास का बारे में वो जानकारी जुटाते हैं। जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियों के बारे में वो क्यों पता लगाते हैं, वो क्या खाते थे, उसके बारे में सामान्य बातें हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी इसके बारे में जानते हैं। फिर इसके बाद में तिथियों का मतलब, जो मैंने आपको बताया, बीसी और एडी के बारे में, बीसीई और सीई के बारे में, वो सब बातें इसके अंदर दी गई हैं। इसके अलावा इसमें लास्ट में एक टॉपिक दी गई है, अफ्रीकी देश मिस्र का उदाहरण देते हुए रोसेटा स्टोन की कहानी। अब आप ये जानकर, आपको बहुत से विद्यार्थियों को यहाँ ये पता नहीं है कि मैंने रोसेटा स्टोन के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है। हालांकि उसमें मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको अजीब सी लग सकती है, क्योंकि वो मैंने आज से 1.5 साल पहले तब बनाया था जब मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी। तब मुझे बोलने का इतना ज़्यादा अनुभव नहीं था, माइक पे बोलने का, और माइक था भी नहीं, जो उसका जो इनबिल्ड माइक था आईपैड का, उसी में से मेरी आवाज़ आ रही थी। रोसेटा स्टोन, चूंकि ये पत्थर रोसेटा इलाके से मिला है, रोसेटा कस्बे से, इसलिए इसको रोसेटा स्टोन कहते हैं। हालांकि मिस्र के इस कस्बे का नाम राशिद है, लेकिन यूनानियों ने इसके लिए रोसेटा शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसको रोसेटा स्टोन कहते हैं। देखिए, नेपोलियन का जो अभियान है, जिसमें उसको हार भी मिलती है 1798 से 1802 तक का, उस दौरान 1799 में मिस्र के इस कस्बे के अंदर नेपोलियन के सैनिकों को ये पत्थर मिला। बड़ा पत्थर का टुकड़ा है, काफी ज्यादा वजन है इसमें, 7-8 क्विंटल के करीब का वजन है। तो इस पत्थर में 3 लिपियां लिखी हुई थी। 2 तो प्राचीन मिस्र की लिपियां थी और एक थी ग्रीक। वो प्राचीन जो 3 लिपियां हैं इसके अंदर हायरोग्लिफिक, मोटिक और ग्रीक, ये 2 तो मिस्र की लिपियां थी और ग्रीक यूनानियों की थी ही। अब इस ग्रीक लिपि के बारे में सब जानते थे, और एक ही बातें 3 लिपियों में लिखी गई हैं, तो उनका अनुवाद करना आसान हो गया। तो बाद में फ्रांस के एक जो पुरातत्वविद हैं, या जो लिपि पढ़ने वाले हैं, उनको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं, तो उन्होंने इसको पढ़ लिया। और पढ़ने के बाद में पता चला कि ये जो मिस्र का शासक था टोलेमी पांचवा, ये उसका अभिलेख था। और उस अभिलेख की जो सारी बातें हैं वो भी मैंने एक वीडियो में बताई हैं, और इससे ये पता चला कि 196 ईस्वी पूर्व का
196 ईस्वी पूर्व का एक पत्थर है, राजा की कोई राजाज्ञा है, कोई आदेश है, उसके बारे में बताया गया। उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा कि उसके ऊपर क्या लिखा गया है। तो देखिए कब मिला है ये, 1799 में। 1802 में जब नेपोलियन की हार होती है और फिर फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में संधि होती है, तो संधि के माध्यम से जो कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इनके इंग्लैंड वालों के हाथ चली जाती हैं। तो 1802 में ये पत्थर इंग्लैंड को मिल जाता है और तब से लेकर आज तक ये लंदन के जो ब्रिटिश म्यूजियम है उसके अंदर ये पत्थर रखा हुआ है। आज भी आप इसको देख सकते हैं, लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। तो इस पत्थर की कहानी सबसे अंत में हमारी यहाँ दी गई है। एक जो इंपॉर्टेंट बात जो मेरे वीडियो में नहीं थी, जो मैंने बनाया था पहले, इसमें बताया गया है कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, जिसे कारतूस कहा जाता था। कारतूस नहीं, कारतूस। ये एक छोटे से फ्रेम में राजा और रानी के नाम लिखे होते थे, जिनको कारतूस कहा जाता था। तो इसमें बताया गया है कि भाई ये जो अलग अलग संकेत थे उसको किस प्रकार से पढ़ा गया। पूरी बात मैंने आपको बताई दी कि उसके अंदर 3 लिपियां थी, जिसमें 2 मिस्र से संबंधित थी, प्राचीन मिस्र से संबंधित, और एक ग्रीक थी। तो इसके माध्यम से इसको पढ़ना आसान हो गया। और पढ़ने वाले का यदि नाम भी आप यदि लिखना चाहें तो जीन फ्रैंकोइस शैम्पोलियन, जैसे लिखा तो ऐसे जाता था, जीन फ्रैंकोइस, लेकिन फ्रांसीसी में जो उच्चारण है फ्रेंच में, जहां फ्रांसवा शापोलिया, इस प्रकार का कोई उच्चारण है। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, बस छूट न जाए एक बात, इसलिए मैंने बता दिया। आपको याद रखने की इसको आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर ये इसका चैप्टर समाप्त होता है। लास्ट में इन्होंने तिथियां बताई हैं कि कृषि का आरंभ भारतीय उपमहाद्वीप में 8000 वर्ष पूर्व हुआ है। सिंधु सभ्यता के पहले नगर हैं वो 4700 वर्ष पूर्व में हैं। गंगा घाटी के नगर 2500 वर्ष पूर्व में मगध के इलाके में। और उसके बाद हाँ, तो ये कुछ बातें दी गई हैं। तो इसमें आखेटक खाद्य संग्राहक जो शुरुआत में शिकार करके या भोजन जो इधर उधर घूम के भोजन इकट्ठा करते थे, उन व्यक्तियों की शुरुआत के बारे में बताया गया है। शुरुआती पाषाण काल के दौरान भारत में नर्मदा नदी के किनारे जो अवशेष मिले हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हुए छठी कक्षा के विद्यार्थियों को इस चैप्टर में ये समझाने का प्रयास किया गया है कि भाई मनुष्य की किस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप में उपस्थिति हुई है, कैसे उन्होंने खेती की शुरुआत की, कैसे शहर वगैरह बने। फैक्ट वगैरह बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं दिए गए हैं, लेकिन कुछ जरूरी बातें इसके अंदर जरूर शामिल की गई हैं, जिसको मैंने यहाँ पर बताया है। और भी बहुत सी बातें इसके अंदर मैंने बताई हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर मुझे बताएंगे, लाइक जरूर करेंगे, और यदि यहाँ आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।